जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग डेली जी के जीएस सीरीज जो किसी कारणवश मतलब कुछ काम आ गया था, कारण क्या कुछ ऐसा अर्जेंसी वाला ऑफिस वाला काम था, इसलिए हम आपके बीच जीएस सीरीज में कुछ गैप आ गया है 2-4-5 दिन का। तो आप घबराइए नहीं, हम थोड़ा स्पीड बढ़ा करके उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जीएस सीरीज जो करके चला जा रहा है डे 5 का, इसमें 100 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ऑल वनडे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि ये ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के जो रोशन आनंद साहब सर हैं उनके द्वारा जो वॉल्यूम 3 दरोगा का निकाला गया है, उनके प्रश्नों का संग्रह 58 से लेकर के 100 तक। आप इस किताब को खरीद लीजिए चाहे, लेकिन उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम जो करा रहे हैं सेट वाइज है, तो उसमें 58 से लेकर के 100 के बीच में जितने सारे डिटेल भी आए ना, तो उसको भी क्वेश्चन फॉर्मेट में ले लिया। लगभग 50 के आसपास कोई सा क्वेश्चन बना है, तो एक भी पॉइंट छोड़े नहीं है जो आपके रिवीजन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्प्रेरक का कार्य क्या है? उत्प्रेरक का कार्य मुख्य रूप से जो है वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया दर को बढ़ाता है, मतलब यह कहा जाए बिना स्वयं खर्च हुए यह ऐसा करता है उत्प्रेरक, जैसे एंजाइम करता है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसे व्हाइट मैन कमीशन का भी कहा जाता है साइमन कमीशन को, और जिस कारण से साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच करना था। याद रखें, कुछ सकारात्मक सोच के आया था, लेकिन चूंकि इसका विरोध हुआ। 1946 के नौसैनिक विद्रोह का नायक कौन था? 1946 की हम लोग बात करते हैं तो उसमें कौन था? FN किंग साहब थे। तो ये थे बॉम्बे नौसैनिक विद्रोह 1946 में हुआ था, जिसके प्रमुख नेता FN किंग थे, और जिन्होंने HMIS तलवार पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, धात्विक खनिज का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें मुख्य रूप से सोना, चांदी और लोहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा धात्विक खनिज। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसमें कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो सखेद, जिसको फिश पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, तो वही जो है इसका उदाहरण है। जहां मछलियां पाली जाती है वही क्षेत्र कहा जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन जो है मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है, और जो थूथुकुडी के जो है ना के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रमुख बंदरगाह जहां आयात निर्यात किया जाता है, विशेष रूप से हीरे और मछली का। फार्वर ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? यह जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानागार पाया गया था? अगर इसकी बात करें तो वह है मोहनजोदाड़ो से बृहत मोहनजोदाड़ो से महास्नानागार। बृहत को आप लोग महा के नाम से याद रखिएगा, तो मोहनजोदाड़ो महास्नानागार या बृहत स्नानागार। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? तो यह जो था फान चाओ था। इन्होंने 97 ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क को हराया था, और जो चीनी हांग वंश का जनरल था। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध कुश्ती से है। अगला प्रश्न, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो राज्यसभा 14 दिनों तक सिर्फ धन विधेयक को रोक सकती है, लेकिन बस वही 14 दिन के अंतर्गत उसको निर्णय देना होता है। दोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? इसमें मुख्य रूप से 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 22 आधिकारिक भाषा है तमिल आदि, और 2003 में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई। किस राज्य की राजधानी अमरावती है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती है, और ये नई राजधानी है और कृष्णा नदी पर विकसित की जा रही है। हैदराबाद के विभाजन के बाद ऐसा हुआ है। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग टोन कहते हैं। जिसमें एकल आवृत्ति होता है ना, उसको टोन शुद्ध एकल आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग है। जैसे कि सितार की एक तार से जो आवाज निकलती है, वही इसका उदाहरण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हार्मोन नहीं है? तो और सब इंसुलिन, एस्ट्रोजन तो है, कैल्सीटोनिन भी, साइटोकाइनिन भी नहीं है। साइटोकाइनिन मानव का नहीं, ये पौधे का हार्मोन है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र C6H12 और O6 होता है, किसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? कोठारी आयोग की बात करें तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध शिक्षा से है। लघुपथन के समय परिपथ में क्या होता है? तो धारा का मान लघुपथन के समय परिपथ में क्या होता है? तो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर किसने बनवाया था? इसकी अगर बात करें तो इसको किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा 7वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन प्रथम, जो महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है, के सप्त रथ मंदिर को मोनोलिथ रथ भी बनवाए थे, जो यूनेस्को साइट में दर्ज है। अगला याद रखिए, नरसिंह वर्मन प्रथम था। रानी दुर्गावती कहाँ की शासक शासिका थी? तो गोंडवाना की शासिका थी रानी दुर्गावती, जो मध्य भारत की वीरांगना शासिका, जो मुगलों के खिलाफ काफी ज्यादा युद्ध लड़ी थी। भारतीय संविधान के प्रथम अध्यक्ष किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी सही, लेकिन प्रथम अध्यक्ष यही थे, याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को माना गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? यंग इंडिया का संबंध महात्मा गांधी जी से ही है। जो यह साप्ताहिक पत्र था 1919 से 1932 तक, उनमें विचार प्रकाशित हुए थे। अगला, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र क्या रखा गया? विधान परिषद 30 वर्ष। चूंकि यह क्विज है तो हम क्विज फॉर्मेट में ही ला रहे हैं, आप लोग भी इसका जवाब देते चलिए, आपका रिवीजन होते जाएगा। और नई किताब का जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 जो आया है ना, रोशन आनंद सर का, किताब ले लीजिए। आगामी जितने सारे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BSSC, उसके बाद ADO का, उसके बाद वो BSO वाला सब जो आया है, और साथ साथ में 10+2 काफी उपयोगी होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, जहां ऑब्जेक्टिव
मिल रहा है, सीट मारते रहिए, मत सोचिए कौन सा चैनल है क्या है। हम तो यही कहेंगे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे आपको खाली ऑब्जेक्टिव का अभ्यास आपको करना है, सब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं तो लिखते रहिए। निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। तो कौन सा विद्रोह है सजाइए आप लोग क्रम में। अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा। अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद की बात करें तो कब हुआ था, 1918 में हुआ था। कब हुआ था जी, 1918 में हुआ था अहमदाबाद। और वहीं पर हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद 18, चंपारण 16 में, उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था। अगला देखते हैं, नरोड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है, बुलंदशहर, यूपी में। ऑप्शन नंबर सी रहता है राइट आंसर हो जाएगा। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है, यह कहाँ पे स्थित है, यह बौद्ध स्तूप है जो कि सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था। सीमेंट फैक्ट्री पहली स्थापना कहाँ किया गया था, तो चेन्नई में किया गया था 1904 में। मद्रास के पास पोरबंदर में पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। अगला, गारो घासी एवं जयंतिया एक भाग है किसका, यह मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो यह पूर्वोत्तर भारत का यह भाग कहलाता है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, बैलाडीला की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो यह जनरली लो यस के लिए बैलाडीला काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, चर्चाओं में रहता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति किसके उदाहरण है, यह जो है महोगनी और रोजवुड वगैरह जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण कहलाते हैं, जो पश्चिमी घाट अंडमान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल माना जाता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह केरल का प्रसिद्ध खेल माना जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए, थोड़ा क्वेश्चन टाइपिंग में जो है ना थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है, तो खैर कोई बात नहीं है, इसको आप लोग अभी भर एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद आगे से इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आप लोग मिलाइएगा, क्या कहते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा बी, उस हिसाब से मिला लीजिएगा। नारायणन को विष्णु के साथ जोड़ने का सबसे पहला संदर्भ मिलता है किसमें, नारायणन को, तो इससे सबसे पहला संदर्भ जो है तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय अरण्यक जो यजुर्वेद का विषय है, इसमें नारायण को विष्णु का नाम पहली बार जोड़ा गया था, जो वैष्णव परंपरा का आधार बना। अगला देखते हैं, कसाई खाना क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो यह उपरोक्त में एक से अधिक अगर हम लोग कहा जाए तो विवरण अगर महाददा और चौपानी मांडो इन दोनों क्षेत्रों में भी मिले हैं। अगला देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कितनी रियासतें भारतीय संघ में एकीकृत हो गई, इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 562 रियासतें एकीकृत होगी। और पटेल साहब ने 1947-48 में 562 रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से मना लिया और उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है जो सेट लगा रहे हैं तो सेट की तरह इसको लीजिए और अपना आंसर भी देते चलिए। एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर दोबारा देखिए, आपको काफी ज्यादा उपयोगी होगा। सरला देवी चौधरानी निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है, यह है बंग्या नारी समाज से, बंग्या नारी समाज से संबंधित है। और 1920 के दशक में इन्होंने इस समाज इस चीज महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों में बंबई प्रेसिडेंसी को मिला लिया गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मतलब चौथा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था जी, बता दीजिए। तो 1818 ईस्वी में हुआ था चौथा आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार से पेशवा प्रांत बंबई प्रेसिडेंसी में विलीन हो गए थे। अगला देखते हैं, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था, तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, याद रखिएगा 1931 में, इसी को गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है, हरा रंग जो मुख्य रूप से मिट्टी और समृद्धि के संबंध में विशेष रूप से प्रतीक माना जाता है, और पिंगली वेंकैया द्वारा इसका मतलब राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने किया, तो आंध्र महिला सभा की बात करें दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा इसकी स्थापना कब किया गया था, 1937 में। देखिए हम ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे रहे, वीडियो काफी लॉन्ग बन जाएगा, तो चूंकि हमने आपको सेट फॉर्मेट में उपलब्ध करा रहे हैं तो आप सेट्स की तरह इसका अभ्यास करिए। हम तो यही आपको रिकमेंड करेंगे, वॉल्यूम 3 किताब आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे सब्जेक्टिव को इसमें ऑब्जेक्टिव लगा दीजिए, आपका टनाटन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाला पहला शासक कौन था, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर गुप्त हो जाएगा, गुप्त वंश की स्थापना। तो इनका संबंध जो है 4वीं और 5वीं शताब्दी में दिनार स्वर्ण सिक्के बड़े पैमाने पर गुप्त द्वारा जारी किया था। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया, तो इसकी प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत कब किया गया जी, 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था उन्होंने ही किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले हैं, हड़प्पा के स्थल की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सुरकोटदा से घोड़े के विवरण मिले हैं, जो कि गुजरात के सुरकोटदा से हड़प्पा काल में घोड़े का विवरण मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक संस्कारों का से संबंधित कौन सा वेद है, तो यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह का जिक्र किया गया जो धार्मिक संस्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष मुख्य रूप से कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अश्व द्वारा प्रतीकात्मक किया गया है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अश्व के द्वारा गृह त्याग का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा त्याग। बौद्ध प्रतीकों में घोड़ा कंथक घोड़े का नाम था, याद रखिएगा। बुद्ध के महाविष्क्रमण त्याग का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वह उसी से राजमहल छोड़े थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश पहले नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा पेश करने वाला देश है,
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, चीन है। चीन में हांग वंश जो है ना 206 ईस्वी में चीन में कौन सा वंश था जी? हांग वंश था। और इंपीरियल उसी समय इंपीरियल परीक्षा प्रणाली शुरू किया गया था, मतलब मेरिट आधारित नौकरशाही का आधार था उस समय। संसद में बिल के लैप्स होने के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करिए। थोड़ा सा ये जो है ना थोड़ा टाइपिंग सही नहीं आ पाया है, तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा हम आपको आंसर बता देते हैं, अगले बार से इस चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा, हम भी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, कथन 1 भी सही है और 3 और 4 भी सही है। ऑप्शन नंबर इतना हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस बौद्ध दर्शन में इंडो यवन शासक मीनांडर को बौद्ध धर्म का मानने हेतु बनाया गया था? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा नागसेन। और मिलिंद पन्हो की रचना इन्होंने ही किया था, और जिसमें बौद्ध धर्म अपनाने के विषय में जानकारी मिलती है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अगर सूरसेन की महाजनपद की राजधानी कहाँ थी बताइए आप लोग? मथुरा थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बंगाली नाटक का पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो इसका आंसर मुख्य रूप से किसे माना जाता है? माइकल मधुसूदन दत्ता साहब को माना जाता है। और 19वीं शताब्दी में बंगाली नाटक को आधुनिक रूप इन्होंने दिया था। शर्मिष्ठा जैसे नाटक इनके बहुत अच्छी नाटकों में गिनती आती है। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में है? विद्यासागर सेतु की बात करें तो यह कलकत्ता में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खाड़ी को ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है और यह खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है? तो मन्नार की खाड़ी भी सही है, खंबात की खाड़ी भी सही। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से है? अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है जी? तो राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार, जिसमें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और जो भारत के राज्यों में सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो कौन सा याद रखिएगा? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची, जो नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा कहलाता है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जिसमें कि लगभग 16.5 किलोमीटर क्षेत्र इसका एरिया कहलाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी में इसकी गिनती आती है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम से संबंधित है? तो इसका संबंध किस नियम से है? तो स्नेल के नियम से संबंधित है। अगला, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। हमारे प्लेलिस्ट में डेली जो है करंट अफेयर सीरीज करके चलाया जा रहा है, तो उसे आप देखिए, काफी ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि जो भी कंटेंट खास करके जो चर्चाओं में रहते हैं, जो भी विषय, उन पर आधारित 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू तैयार करके दे दिया जाता है। आप एक बार 10 मिनट से भी कम लगता है, आप देख लीजिए, आपका करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे तैयार हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, यह रक्त का कार्य कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर किससे बना होता है? अगर कोर की बात करें तो यह किससे बना होता है? लोहा और निकेल से बना होता है। अगला देखते हैं, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो यह ओजोन गैस से ही बनी होती है, और जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, याद रखिएगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग कितना है? 1318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अगला, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा कहलाता है? तो बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। न्यूटन के गति नियमों में से पहला नियम कौन सा है? पहले नियम को ही हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम कहा जाता है, क्योंकि बाहरी बल ना हो तो वस्तु अपनी अवस्था में गति करती रही। अगला, पीएच स्केल किस मापने में इस्तेमाल किया जाता है? पीएच स्केल मुख्य रूप से अम्लीयता या क्षारीयता को हम लोग मापते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा जो है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, जिसकी 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है और सिक्किम में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, याद रखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन? सबसे निचली परत की बात करें तो यह कौन सी है? तो ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, और जो लगभग 0 से 12 किलोमीटर क्षेत्र तक यह एरिया कहलाता है। मौसम और बादलों की यह परत है। गोदावरी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है, देखिए, ये भी क्वेश्चन में थोड़ा फॉल्ट आ गया है, तो हम लोग आगे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन सही से टाइपिंग हो। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, मूस, ऊंट और जिराफ निम्नलिखित में से किस पशु जगत के क्रम से संबंधित है? ये जो है मुख्य रूप से आर्कियोडैक्टिला वर्ग से संबंधित यह कहलाते हैं, मतलब उंगली वाले, जिसका उंगली जुगत पैरों वाले के क्रम में होते हैं, जैसे हिरन, भेड़िए, ये सब नहीं होंगे, लेकिन ये आते हैं इसमें, ऊंट, मूस, जिराफ सब। निम्नलिखित आर्सिटन और इसका जो है ना कथन, एक कथन ध्यान से पढ़िए, इसका जो कारण कथन है। तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 262 में संसद को अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों से संबंधित विवादों का फैसला करने का अधिकार है। तो पहला कथन क्या है? तो पहला कथन तो सत्य है, बिल्कुल संसद निर्णय लेता है। अनुच्छेद 262 के तहत लिए गए निर्णयों का अनुच्छेद 131 के तहत अदालत में चुनौती, ये बिल्कुल गलत है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा, यह एक तो सही है लेकिन आर असत्य है, एक सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी। यहाँ डंपिंग जो है, डंपिंग शब्द किससे संबंधित है? विदेशी बाजार में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से नीचे कीमत पर बिक्री, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगला, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो यह दिल्ली का सुल्तान कब बना था? ऑप्शन दिया हुआ है, आप भी आंसर देते चलिए, हम आंसर बताते चलते हैं। तो यह कब बना था? 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना था। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया? तो पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो यह पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित से मिलान करें, टॉर्पिड और इसके माध्यम है, टेम्परेट जोन है और फ्रीज जोन है। तो इसको जो हम करते हैं, तो यानी मतलब टॉर्पिड जोन किसमें अधिकतम तापमान जिसमें रहता है वह टॉर्पिड जोन, ऑप्शन ए का 3 सही है, 2 में है। उसके बाद टेम्परेट जोन की बात करें, टेम्परेट जोन
मध्यम टेम्परेचर रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चारबाग वास्तुशैली को भारत में किसने पेश किया? तो भारत में यह एक तरह से मुगल वंश के द्वारा इसे भारत में पेश किया गया था चारबाग, और कब 1526 में यह शैली को लाया गया। निम्नलिखित करंट्स में से कौन सा ठंडा महासागरीय करंट है, मतलब धारा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो लेब्राडोर करंट जो है ना, वह ठंडी जो उत्तरी अटलांटिक में है और जो आइसलैंड से आता है। भारत में राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखा गया है? तो 35 वर्ष रखा गया है न्यूनतम आयु सीमा राज्यपाल बनने। कितने? अनुच्छेद 157 के तहत। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? अगर इसकी बात करें तो 1967 में पहला मानव प्रत्यारोपण कब? 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका में किसके द्वारा? क्रिस्टियन बर्नार्ड साहब के द्वारा किया गया था। ग्रेनर मेंडल ने अपनी अनुवांशिक प्रयोग में कौन सी पौधा का उपयोग किया था? इसके द्वारा मुख्य रूप से मटर के पौधों का उपयोग किया गया था। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, ताकि हम हमारी टीम जो आपके लिए काम कर रहे हैं लगातार आपके साथ जुड़े रहें, अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश मोढेरा का घर है? मोढेरा का घर है, और जो भारत का पहला गांव है जिसे सौर ऊर्जा से लगातार चलने वाला मान्यता प्राप्त हुआ। इसे एवरग्रीन क्वेश्चन रह जाएगा, सब दिन ये सब पूछते रहेगा। ये कौन सा जाएगा? गुजरात में मोढेरा। अगला देखते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन की वैली की हत्या 1909 में किसने की? किसके द्वारा 1909 में हत्या की थी? मदन लाल धिंगरा के द्वारा इसकी हत्या किया गया था। मदन लाल धिंगरा ने लंदन में विली भारतीय राजनीतिक सुधारों में विरोधी की हत्या किया था। अगला देखते हैं, स्वाध्याय आंदोलन यानी स्वाध्याय परिवार संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसके पांडुरंग शास्त्री अठावले के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्यों ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? सीरिया के साथ चोल ने 11वीं सदी में सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे। अभिदम्भ में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा है? अभिदंग ने मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा कथा वस्तु के बारे में लिखा गया। अगला प्रश्न, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा है? खलीफा मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को कहा गया। अगला, सर्वोच्चता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वारन हेस्टिंग ने कब? 1773 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्चता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बर्फ क्या है? बर्फ एक प्रकार का हाइड्रोजन बंध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मोढेरा का घर कहलाता है? मोढेरा का घर कौन सा कहलाता है? तो यह मुख्य रूप से गुजरात कहलाता है। निम्नलिखित में से किस आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का बंबई प्रेसिडेंसी में विलय हो गया? तो यह कौन सा हो जाएगा? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के, चौथे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुआ था। कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1818 में हुआ था। अगला, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, इसमें जो है ना 1931 पैक्ट में अवज्ञा में रोका गया था। यह प्रश्न संख्या 40 जो है ना उसी का दोहराव हो गया। ये आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन है? तो आंध्र महिला सभा के संस्थापक दुर्गाबाई देशमुख है। कौन है? दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन नंबर बी। अगला, हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले हैं? हड़प्पा के जो है ना मुख्य रूप से कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से घोड़े के निशान कहाँ से मिले? सुरकोटदा से। धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। धार्मिक संस्कारों से संबंधित। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष किसे माना जाता है? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अश्व का प्रतीकात्मक माना जाता है? वह क्या? क्वेश्चन रिपीट कर गया थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान दिखा रखा जाएगा। नारायणन को विष्णु के साथ जोड़ने का सबसे पहला संदर्भ किसमें मिलता है? तो सबसे पहला संदर्भ जो है तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। किसमें? जो वैदिक संदर्भ है, तैत्तिरीय अरण्यक। कसाई खाना क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह कहाँ से मिले हैं कसाई खाना क्षेत्र के साक्ष्य? तो यह मुख्य उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यह साक्ष्य महाददा से, चौपानी से, मांडो, दमदमा इन सब क्षेत्रों से मिले हैं। वीडियो पर लगातार बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करने के लिए मैं सौरभ अपनी पूरी वाईफाई कुछ गुरुकुल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।